हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुधारानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। ये 10 दिन से चलने वाली एक किसानों की ये आंदोलन देखकर मुझे आपको एक फुल स्टोरी बताना चाहती हूँ, जिससे आप पता चलता है कि क्या है भारत का संस्कृति, क्या है भारत का राजनीति, और अब क्या राजनीति चल रहा है इस देश में। ये अपोजिशन के आड़ में इस सेक्युलर के नाम पे क्या अपोजिशन, क्यों ऐसे किसानों को एक प्रॉप की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये सब आप इस स्टोरी से ये स्टोरी आपको बताने की ज़रूरत आन पड़ी है कि मेगास्थनीज की इंडिका से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य डायनास्टी से लेकर काफ़ी पुस्तकों का हमको जब हम ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि एक देश में, इस भूगोल में, जो वो भारत देश है, जिसमें कभी कितने भी युद्ध हुआ, कितने भी राजा अपने राज्य अधिकार संभाला, मगर वो लोग कभी भी किसान को अपना प्रॉप यूज ये राजनीति में नहीं डाला। वो लोग ग्राम स्वराज की तरह यहाँ पे किसान अपना खेती करते थे। उनका फ्रीडम कभी छीना नहीं गया। उन लोगों को और फ्रीडम दिया। कौन राजा बदले कौन नहीं बदले, इन लोगों को कभी यूज़ नहीं करते थे। ये किसान है अपने खेतों में कभी हथियार नहीं पकड़ते थे, हंसते हंसते अपना खेती का संभालते थे और ग्राम स्वराज का भरपूर फायदा उठाते थे। एक ही देश है इस दुनिया में जहाँ कितने युद्ध भी हुए, मगर किसान ने अपना काम संभाला। ये आपको एक अजीब सा महसूस होगा कि गुजरात के व्यापारी ने ये कोलंबस को यहाँ पे लाया। ऐसा हम लोग फ्री ट्रेड, फ्री कॉमर्स करते थे, किसानों को फ्री ग्राम स्वराज के आनंद लेते थे। ये लोग कभी इस राजनीति में नहीं पड़ते थे। मगर कई यूरोपियन कंट्रीज, जो लोग अब सेक्युलर के नाम पर यूरोपियन कंट्रीज को हमको एग्जाम्पल दिखाते हैं, वो लोगों को मालूम पड़ना कि वहाँ पे खेती का हर एक किसान हथियार पकड़ते थे, युद्ध में शामिल होते थे और उन लोगों को बानिस बनाते थे और स्लेव कभी गुलाम बना के, बंदी बना के लेके जाते थे। मगर एक ही एक देश था, वो है भारत। इसका संस्कृति, इनका राजा और राजा जो भी राजाधिकार लिया, उन्होंने कभी किसान को टच नहीं किया। मगर आज जब देख रहे हैं ये अपोजिशन जिस तरह किसान को उकसा कर रही है, प्रोटेस्ट, दिल्ली को नाकाबंदी करके मोदी जी को कुछ ज़बरदस्त कुछ पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर इसमें ये खालिस्तान का और जो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स जो अभी तक नहीं आया उसको भी बंद करने को बोल रहे हैं। और आर्टिकल 370 का कहीं फॉरेन कंट्रीज से इन लोगों को समर्थन के लिए वो लोग प्रेस मीट करना, वो लोग अपना प्रेस स्टेटमेंट देना, ये सब कैनेडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होके खालिस्तान को सपोर्ट देना, ये सब राजनीति में किसानों को ये बंदी बना रहे हैं। मगर मेगास्थनीज इंडिका से लेकर अब तक जब देखे तो कभी भी यहाँ के राजा और राजाधिकार ने किसानों को बंदी या राजनीति में नहीं डाला। मगर अफसोस की बात है कि जब से आक्रांतक लोग, इस्लामिक आक्रांतक लोग और ब्रिटिशर्स इस कॉलोनियल रूल से हमको संभाला, तब से एक किसानों का ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए, कि इतना चेंजेस आए कि वो लोग अब राजनीति में हर बार एक प्रॉप की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो क्योंकि हमको हम जब याद रखेंगे तो ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल से अब तक कांग्रेस की डायनास्टी रूल 258 ईयर्स में काफ़ी कुछ किसानों की किस्मत बदली। यहाँ पे लोग स्वातंत्र के लिए भी काम करे, स्वातंत्र आया देश को, मगर इनका आमदनी में कुछ फर्क नहीं आया। इनके फ्रीडम ऑफ सेल, इनका फ्रीडम, यहाँ पे भी वो अपना खेती बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ फ्रीडम नहीं है। ये इंटरमीडिएट से एक
लाभदायक एक कूटनीति में ये लोग फंस गए हैं। जब भी इलेक्शन आए इनको सब्सिडी से उनका आंखें रोक रहे हैं, मगर ये लोग इनका आंसू रोक रहे हैं, मगर इनको ये भूल जा रहे हैं कि ये देश का कल्चर कभी किसानों को राजनीति में नहीं लाने की कल्चर थी। मगर जब मोदी जी इस तीनों बिल लाकर के किसानों को आबादी दे रहे हैं, किसानों को 7 स्ट्रैटेजी के प्लान के बगैर उनका आमदनी बढ़ाने की सोच रही है, उनका डबल इनकम सोच रहे हैं, तब अफसोस की बात है अपोजिशन सब मिलके वही राजनीति जो 58 ईयर से हमने देखा वही राजनीति हम लोग अब भी देख रहे हैं। तो ये सेकुलरवादी जो लोग बोल रहे हैं ये फार्म्स किसानों के अगेंस्ट है ये बिल्स, वो लोग बोलना चाहिए क्या है इन लोगों का, ये सेकुलरवादों का, ये अपोजिशन का, जो भी अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक सब लोग इसको सपोर्ट कर दे रहे हैं। इस खालिस्तान के एजेंडा को भी मोदी को मारने की साजिश, ये सब का साजिश में एक्चुअली ये फार्म बिल्स क्या बोल रही है, फार्मर्स को कितना लाभ होगा या नष्ट होगा, इन लोगों का डाउट्स क्या है, इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। मैं एक बात आप बोलेंगे कि क्या किसानों का आवाज़ नहीं सुना जाता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आवाज़ सुना जाता है, उनका आवाज़ को एड्रेस में एक जेन्यून प्रॉब्लम, एक सच्चा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। मगर एक इनका अनुमानास्पद है तो इसका क्यों समाधान करेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इन लोगों को डाउट्स क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम जानेंगे। ये लाभदायक बिल्स को क्यों वापस ले रहे हैं, ये काली पॉलिटिकल एजेंडा की तरह जो लार्ज फार्मर्स है उनका ही ये प्रॉब्लम है। इसमें एमएसपी का ये सब का नाटक, ये जो इंटरमीडिएटरीज है उन लोगों का जो अब तक लोन के तहत किसानों की मौतों का साजिश बनने वाले ये लोग, ये ट्रेडर्स का ही साजिश है। इसमें नॉर्मल किसान, स्मॉल छोटा किसान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्या है इनका डाउट्स, उनका समाधान क्या है, अब हम इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। ये आंदोलन जब शुरू हुआ पंजाब से वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया की तरह दिखने वाली आंदोलन में जो भी सेकुलर स्टेट में जो ही कांग्रेस के पालित और लेफ्ट लिबरल पालित खुद को सेकुलर बोलने वाले चीफ मिनिस्टर के स्टेट से ही ये फार्मर्स आ रहे हैं। कहीं भी इस आंदोलन में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट से कोई फार्मर नहीं आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में से नहीं आ रहे हैं, कर्नाटका से नहीं आ रहे हैं। क्यों? अकेला कांग्रेस से पालित स्टेट केरला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये स्टेट से ही किसान आ रहे हैं। क्या यही सब इंडिया का किसान समझ सकते हैं? एक चुनी हुई स्टेट से, 32 स्टेट से चुनी हुई स्टेट से जो भी आंदोलन करेंगे वही फार्मर्स का मुद्दा होगी। क्या इनका डिमांड्स क्या है? क्योंकि इन लोगों का पहली मांग है एमएसपी को इसमें जोड़ दिया तो हमको कुछ ये तीनों फार्म बिल्स वापस लेने की ज़रूरत नहीं, मगर केंद्र नकार रही है एमएसपी देने के लिए। क्यों? एमएसपी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि एक बार एमएसपी मिला तो क्या हाल होगी हम आगे जानेंगे। पहली इनका मांग है एमएसपी को कंटिन्यू करो और उसको स्टैंडर्डाइज करो। सेकंड मुद्दा था, इन लोग जब अपने शिकायत रखने थे केंद्र के सामने तो ये तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर सिंह के सामने कर रखते, तो इन लोगों का पहले से दिन से यही एक ही मुद्दा था, वो एपीएमसी मंडी को निकाल देने का भय जता किया। मगर एपीएमसी मंडी तो
जब ये बिल पार्लियामेंट में चर्चा हो रहे है तब से लेकर अब तक केंद्र एक ही बात बोल रही है, ये एक्ट एपीएमसी मंडी से कुछ जुड़ने वाली बात नहीं है। और एमएसपी से ये तीनों एक्ट मुद्दे, ये तीनों एक्ट एमएसपी से जुड़ने वाली चीज़ नहीं है बोल के तब से लेकर अब तक केंद्र अपना क्लियर राय बता रहे। मैं भी आपको एक बात इसको समझना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पार्लियामेंट या असेंबली ऐसी ही नहीं चलती। इन लोगों को सेपरेट एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बोल के 3 लिस्ट होती है। इसके तहत अपने पार्लियामेंट में लॉस बनाते हैं, असेंबली में लॉस बनाते हैं। तो ये पहला ये चुनी हुई स्टेटों से किसानों का आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी जो पॉलिसी 1 नेशन 1 मार्केट पॉलिसी लाए, वो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आती है बोल के एक भ्रम पैदा किया। मगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी आर्टिकल में, किसी की पार्ट में आर्टिकल 248 के तहत वो केंद्र अपना लाभ बना सकती है। ये हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 1950 से ये हमको चले आ रहे हैं। तो इस 1950 में है एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट इसीलिए बनाया ताकि स्टेट्स को ज़्यादा मालूम होती है ये लैंड वो क्या काम, क्योंकि भारत में सब का जगह एक ही इक्वल लैंड नहीं है, इक्वल रेनफॉल नहीं होती है, इसीलिए ये स्टेट सब्जेक्ट बनाया। तो आर्टिकल ये एंट्री 14 के तहत ये स्टेट लिस्ट में आती है। इसमें आज मोदी जी ने ये मार्केट पॉलिसी का ये तीनों बिल लाने को इन लोगों स्टेट सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होने का नाटक कर रहे हैं। मगर आर्टिकल 248 के तहत से किसी भी क्षेत्र में केंद्र प्रभुत्व को इतना पावर होती है कि वो एंट्री कर सकती है। ये एंट्री 33, 34 जो यूनियन लिस्ट में होती है उसकी तहत से मोदी जी ने ये तीनों एक्ट लाए थे। मगर इन लोगों ने खाली एंट्री 14, इस एंट्री 14 में क्या आती है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर एजुकेशन, पेस्टिसाइड्स और जो भी उनका इरिगेशन है, जो अब ये चारों और थोड़े बहुत आइटम्स है जो एंट्री 14 में आती है। ये सब सारे राष्ट्र के सीएम्स देखते हैं। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी इसी आर्टिकल 248 के तहत एग्रीकल्चर एजुकेशन को सेंटर रख के तहत से कुछ एजुकेशन देना चाहती थी, वो तब भी ऐसा ही आंदोलन किया। मगर तब का समय अलग है, अब का समय अलग है, क्योंकि मार्केट पॉलिसी जब ओपन मार्केट की तरह जब चल रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब ओपन मार्केट चल रही है तो कंपटीशन से चलना पड़ता है। और मोदी जी का यही उनका मैनिफेस्टो में, उनका मन में यही था। जब ये बिल आया तो मोदी जी ने बोला कि मैं फार्मर का इनकम डबल करने वाला हूँ। इसका मुद्दे यही तहत उन्होंने ये तीनों बिल्स लाए। मगर ये लोग बोल रहे हैं जब एमएसपी निकाल देंगे। जब मोदी जी थाम लिया कि इनकम डबल करेंगे तो एमएसपी क्यों निकाल देंगे? ये बात ही गलत शिकायत है। तो एपीएमसी मंडी के बारे में इन लोगों जताया, मगर ये बिल्स, तीनों बिल्स एपीएमसी मंडी के तहत नहीं है, क्योंकि अब जब भी उनका बिल का पढ़ेंगे तो एपीएमसी एक्ट 2003 में हुआ, जिसमें 32 स्टेट्स में 18 स्टेट्स ऑलरेडी एपीएमसी एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, मॉडल एक्ट को ही एक्सेप्ट कर लिया। उनकी तहत से एपीएमसी मंडी चलती है। ये स्टेट सब्जेक्ट में पूरे की पूरी तरह ये तीनों बिल एंट्री नहीं होती है। केवल एंट्री 33, 34 के तहत से ये बिल्स बनाया। ये बिल्स 1 नेशन 1 मार्केट पॉलिसी की बात करती है, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। तो ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो रही बात एमएसपी की, क्या है एमएसपी? अब अगर एमएसपी देखें तो
इसका प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बहुत होते हैं। एमएसपी को बार बार बढ़ाना, ये लोगों को शिकायत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ को तो सैलरी बढ़ा देती है, मगर अब से 70 ईयर्स से ये एमएसपी 19 टाइम्स ही बढ़ा बोल के ये लोग एक बड़ा चढ़ा के बात बोल रही है। जब ऐसा एमएसपी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये एमएसपी कोई अकेला आदमी लेने वाला डिसीजन नहीं है। इसके लिए कैबिनेट मिशन रहती है। कैबिनेट मिशन बोले तो सारे पार्टी का प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, क्योंकि एक खाली रॉ मटेरियल को हम अन्न आज को खरीदने से हमको पेट नहीं भरता। हम लोग दूसरे आइटम्स भी खरीदते हैं, तब से भोजन बनती है। एक एमएसपी बढ़ा चढ़ा से तो सारा देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये एमएसपी के बारे में जब हम जान लेंगे तो क्यों केंद्र इन आंदोलन के बीच भी एमएसपी को बढ़ाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए नहीं इनकार किया, ये आपको मालूम होगी। क्योंकि एमएसपी को तय करने वाले मोदी गवर्नमेंट नहीं होती, वो कैबिनेट कमीशन होती है, जिसमें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP के तहत ये एमएसपी निर्णय होगी ये हर बार। तो ये 19 टाइम्स में ही क्यों हुआ बोले तो इस 60 साल में 58 ईयर्स कांग्रेस की सरकार है। ये नेहरू से लाने वाला ये एमएसपी तो डायरेक्ट मनी जो इंस्टेंट बेनिफिट देती है फार्मर्स को, अपने पॉकेट में ये मनी चली जाती है। ये नेहरू ने जब ग्रीन हरित विप्लव लाया, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, तब से एमएसपी, क्योंकि तब किसानों को प्रोत्साहन देना है। क्यों, अगर हम अन्न उगाएंगे तो कौन खरीदेगा। तब 55 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये एमएसपी का मॉडल सामने आया। ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोले तो जितना कास्ट होगा, जितना उन लोगों ने किसानों ने अपने खेत उगाने के लिए कितना पैसा खर्च किया, उससे कैलकुलेट करते हुए ये एमएसपी को A2+FL करके ये एमएसपी डिसाइड करती है। बोले तो अगर MNRG ये मिशन है, उसके तहत अगर एक फैमिली हर रोज़ कितना कमाती है, उतना ही कमाई जब ये लोग खेतों में काम करें तो, क्योंकि ये भारत देश में फैमिली का प्रोसेस चलती है खेतों में। ये दूसरे लोगों को नहीं बुलाते हैं, खुद अपना फैमिली इन्वॉल्व होके खेती करते हैं। तो इन फैमिली का इनकम भी इसमें जुड़ा के लैंड कास्ट, अगर किसी से रेंट लिया तो लैंड को उसका कास्ट, उस जब ये लोग पहले अपना पैसा रख रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, ये सब मिला के जो सीड्स के लिए, वाटर के लिए जो इतना कास्ट हुआ, उस कास्ट और फैमिली मेम्बर का जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया उनका इनकम और इंटरेस्ट और लैंड रेंट को कैलकुलेट करके एमएसपी बनाते हैं। ये एमएसपी ऐसा इसलिए नहीं बार बार बढ़ाने की इसलिए कोशिश नहीं करते, क्योंकि इससे दूसरे सेक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि ये लोग 19 टाइम्स ही बदले बोले तो बीच में इतने साल का सरकार तो कांग्रेस का ही था। जब 2018 में जो लोग अब एमएसपी को दिखा रहे हैं, जब 2018 में मोदी सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने के लिए कोशिश किया तो इन्हीं सेकुलर वादों ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे, बड़े बड़े डिबेट्स किए कि ये एमएसपी देना, ये सब्सिडीज देने से राइतों का लाइफ नहीं बदलती, अगर बदलना है तो कुछ बड़ा रिफॉर्म्स लाओ, बड़ा रिफॉर्म्स लाओ। तो बड़ा रिफॉर्म्स तो तब आएगा जब मार्केट पॉलिसी बनेगा। तो अब तो जो 3 बिल हैं वो मार्केट पॉलिसी के बात करती है, एमएसपी के बारे में नहीं बात कर रही है। जब एमएसपी को बढ़ाने जाए तो आप लोग एमएसपी को नकारते हैं। जब एमएसपी को साइड पे रख के जब मार्केट पॉलिसी बनाए तो फिर भी आप लोग एमएसपी बढ़ाने को बोलते हैं। एक ही व्यक्ति दो
दो की तरह बोलना, यही इन लोगों को ही आते हैं, सेकुलर वादों को। जब चाहे जब अपना राय बदल देते हैं। जो जो उनका सरकार है तो सब अच्छा बोलते हैं, जो उनका सरकार नहीं है तो सब कुछ बुरा बोलते हैं। ये एमएसपी से इसके बीच में क्यों अंतर नहीं है, अब तक आपको पता चल गया होगा। मगर एक सीएसीपीसी जब एमएसपी डिसाइड करती है तो रैयतों, ये सारा भारत में जो जो किसान जो वेजिटेबल्स, पाम ऑयल्स, पल्सेस, जो भी सीरियल्स उगाते हैं, उन सब लोगों को बेनिफिट, एमएसपी नहीं, उन सब खेतियों को बेनिफिट नहीं होती है। जस्ट 23 क्रॉप्स को ही ये एमएसपी रेट मिलेगी। ये एमएसपी इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हम लोग वीट और राइस भी अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तब इसमें राइस और वीट को इसमें एमएसपी को डाला ताकि ज़्यादा लोग ज़्यादा खेती करके ये सफिस्टिकेटेड फूड हमको पूरा भारत देश को मिलना चाहिए, इसीलिए एमएसपी लगाया। तो ये 23 क्रॉप्स में 18 क्रॉप्स खरीफ सीजन में जो भी उगाया उनको देते हैं, और 6 क्रॉप्स, चुने हुए 6 क्रॉप्स को रबी सीजन में बताया। तो एमएसपी का एक आंदोलन आप जो देख रहे हैं वो 23 क्रॉप्स का है। तो वेजिटेबल्स का इसमें नहीं है, इसमें उड़द दाल, तुर दाल, अरहर दाल का इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तक जो कांग्रेस वाले इस मुद्दा उठा रहे हैं एमएसपी का, जो आंदोलन, किसान का आंदोलन बोल रहे हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए। 58 ईयर्स तक जो मार्केट चल रही है, जो एपीएमसी मार्केट एक्ट 2003 में क्यों बना, तब तक हम लोगों को वन नेशन वन एग्रीकल्चर पॉलिसी, वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी क्यों नहीं है, वो बोलना चाहिए। जब मोदी जी ने इतना अच्छा लाभ सराहाया तो उन लोग नकार रहे हैं, ताकि फार्मर्स कभी भी छोटा किसान ही रह जाए, जो लैंडलॉर्ड्स है वही अपना खेती एमएसपी को पाए। इसीलिए ये लोग ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है पंजाब में, आंध्र प्रदेश में बहुत अनाज उगती है, वीट, राइस वहाँ पे ज़्यादा उगती है, इन दोनों को एमएसपी है। मगर आपको एमएसपी में जब नेहरू ने इस पॉलिसी को लाया, तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको खरीदती है। जो कौन खरीदता है? 2/3 ऑफ जो भी अनाज उगती है इस देश में, वो मार्केट की तरफ से। अब एपीएमसी मंडी एड्स आ रहे हैं, तब जो भी मार्केट था उस मार्केट के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2/3 जो भी अनाज उगती है वो खरीदते हैं। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 1/3 ही प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कॉरपोरेटर्स खरीदते थे। तो ये 2/3 प्रोक्योरमेंट अगर हम ज़्यादा एमएसपी को स्टैंडर्डाइज किया, तो बोले तो एक कंपलसरी देने के लिए एक गारंटी कर दिया, तो ये किसानों क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उगाने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमको राइस उगाना है तो 6 मंथ्स के बाद ये फसल उगती है। मगर अब जो सीड्स आ रहे हैं, मोनसेंटो ये कंपनीज के सीड्स आ रहे हैं, उससे ये राइस और वीट 3 मंथ्स में ही हमको फसल उगती है। तो इन लोगों जब गारंटी हो तो एक ही साल में जो कितने हैं 18 क्रॉप्स, एक ही साल में अगर 2 बार उगाने के बजाय ये लोग 3 बार या 4 बार यही खेत, यही राइस, यही वीट को उगाएंगे और मार्केट में ला के गवर्नमेंट को इसको खरीदनी पड़ती है। जब 2/3 गवर्नमेंट ही खरीदे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरप्लस हो जाएगा, तो बोले तो स्टॉक बढ़ जाएगी। मगर कंज्यूमर उतना ही खरीदना, गवर्नमेंट से कंज्यूमर बोले तो हम और आपके जैसे लोग, हम भी गवर्नमेंट से ये राइस हमको रेशन शॉप से या बाहर से हमको भी खरीदना पड़ता है। जब डिमांड नहीं है, सरप्लस ज़्यादा हो गया तो वेस्ट हो गया।
गवर्नमेंट का जितना मनी इसमें इन्वेस्ट की, मिनिमम सपोर्ट के तहत गारंटी करके रैतों को दिए, तो वो लोग ज़्यादा उगा के जब गवर्नमेंट को खरीदना पड़े तो लॉसेस में सेल करना पड़ती है। आप एक बार बहुत सोच समझ के एक बार एक बात को रिकलेक्ट करिए कि जब मनमोहन सिंह था, जब काग रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट दिया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टन्स ऑफ राइस बैग्स, टन्स ऑफ व्हीट बैग्स को समुद्र में डाल दिया, इतना वेस्टेज हो रहा है, फिर भी जो पूर है वो पूर है, जो भी रेशन शॉप में है वो रेशन शॉप से तहत से देने वाले को दे रहे हैं, कुछ होने फिर भी सरप्लस होने की वजह से वो लोग तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समुद्र में डाल दिया। ये बात मत भूलिए, ये मनमोहन सिंह में टाइम हुआ, तब ये लोग एपीएमसी मार्केट लाया। बोले तो ये एपीएमसी मार्केट यार्ड्स जो बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली सभी किसान जो भारत के सभी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल में केवल लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, अबव मीडियम स्केल वाले फार्मर्स ही, जो इनका 3-4 एकड़ से 5 एकड़ से अबव जो लैंड होती है, वही लोग ये एपीएमसी मार्केट में ये अनाज बेचते हैं। ये जो स्मॉल फार्मर्स है 1 हेक्टार 2 हेक्टार्स रहने वाले, ये लोग कभी एपीएमसी मंडी में उनका खरीदारी एमएसपी की तहत नहीं बेचते हैं और इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता। मगर ये एक्ट ये किसानों को ये मौका देती है, चाहे वो स्मॉल किसान हो या लार्ज फार्मर हो, आप जहाँ चाहें वहाँ, तब तो एक ही स्टेट में एक जो किसान वहाँ उगाया वहीं पे बेचना पड़ता था। अब इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट बोल के ये लोग कहीं पे भी ये अपना फसल अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल फार्मर्स अब एपीएमसी मंडी तक जा सकते हैं या बाहर बेच सकते हैं, लार्ज फार्मर्स अब मंडी जा सकते हैं या प्राइवेट को अगर लाभदायक हो तो इस बीचों बीच ये इसको गलत साबित करने के लिए कोशिश गलत है। ये एमएसपी हमको जो कास्ट हम लोग सीएसीपी से कर रहे हैं, तो 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया कि एमएसपी को ऐसा नहीं मत कैलकुलेट करो, C2 प्लस 50% प्रॉफिट के तहत से एमएसपी कैलकुलेट करो। मोदी जी ने इसमें बताया कि हम स्वामीनाथन कमीशन का जो भी रिकमेंडेशंस है वो ही हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर ये लोग नकार रहे हैं। तो क्या ये 50% का ये इंक्रीज करने से, ये गारंटी करने से क्या हर भारत में हर एक किसान ये एमएसपी का लाभ उठा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके बाद 2015 में शांता कुमार कमेटी बोल के कमीशन आया, उसका रिकमेंडेशन तो हैरान करने वाली की भी बात है कि जो अगर 100% फार्मर्स, पूरे भारत को 100% फार्मर्स को लिया तो उसमें केवल और केवल 14% का ही फार्मर्स जो लार्ज मीडियम स्केल फार्मर्स है, उन लोगों को ही ये एमएसपी के बारे में पता है। जो छोटे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर है, उन लोगों को एक्चुअली ये एमएसपी क्या होती है, अगर ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है, ऐसा कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं। बोले तो इन लोगों का एजुकेशन, बोले तो इस गवर्नमेंट का स्कीम्स उसका एजुकेशन नहीं हो रहा है। तो जो लोग स्टेट सब्जेक्ट में एंट्री करने के लिए अब जो मोदी जी को गलत साबित कर रहे हैं, तो 70 ईयर से इन लोगों ने एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर जो भी है इनकम और सब्सिडीज देने वाले स्टेट गवर्नमेंट्स अपने किसानों को कितनी तरह एजुकेट किया, इससे मालूम हो जाती है ये शांता कुमार कमेटी से। और हम ये एमएसपी से प्रॉब्लम्स ये है, और ये अगर वो लोग
फ्री मार्केट में चल गया तो ये लोग बार बार एक ही फसल को उगाने से साइंटिफिक मेथड्स जो शास्त्रीय पद्धति से अगर ये लोग किसान लोग, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट वेट गारंटी हो गया तो जल्दी जल्दी कुछ उगाए तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम हो जाती है। अभी न्यूट्रिशन फूड नहीं ठीक तरह से नहीं मिलने से सब लोग डायबिटीज़ और ओबेसिटी का प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब इसको गारंटी करे तो किसान को क्या मालूम, जो उसके पास आया हमको पैसा आ रहा है इसलिए वो ऐसा उगा दिया तो एक कम ये बिजनेस होगी मगर खेती नहीं होगी। जो कभी अन्नदाता हमको खिलाते थे वो खेती नहीं होगी। मगर हमको ये भी देखना है और इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलना है। इसीलिए इसको गारंटी करे तो जो बड़े बड़े लैंड फार्मर्स है वो ही अपना लाभ उठाएगा, स्मॉल फार्मर्स को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि स्मॉल फार्मर्स छोटे किसान कभी एमएसपी एपीएमसी मंडी के अंदर ही नहीं गए, क्योंकि वहाँ अंदर जाना है तो एपीएमसी में उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसी बात को आज तो कल तोमर जी ने भी ये लोग पैन कार्ड से नहीं इनको लाइसेंस की ज़रूरत कंपलसरी करने के लिए प्रॉमिस किया। तो इनका जो जेन्युइन बात था कि जो भी ट्रेडर्स है उनको लाइसेंस लगाना ये जेन्युइन शिकायत थी, उस जेन्युइन शिकायत को एड्रेस किया। मगर एमएसपी का जो शिकायत थी गारंटी करने का ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी कानून लाएगा वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा क्योंकि ये सेंट्रल ने बनाया। आप एक बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अभी जो वहाँ पे खेती होती है टी एस्टेट्स, वो एस्टेट्स की तरह वहाँ पे फार्मिंग होती है। वहाँ पे 1-2 हेक्टेयर वाले फार्मर्स नहीं रहते, क्योंकि वो अभी भी लैंड्स एस्टेट्स के पास से स्टेट के पास नहीं होती, वो एस्टेट्स के रूप में गवर्नर के पास होती है। तो उन लोगों का एमएसपी का पूछना ही इस एमएसपी के आंदोलन में वो सम्मिलित होना ही असंभव है, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स उस लैंड प्रोटेक्शन करने के लिए अभी एस्टेट्स रूप में ही पालित होती है वो गवर्नमेंट के। तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट कुछ उन लोगों को सब्सिडी ऐसा कुछ नहीं देती है, एमएसपी उनको अप्लाई लागू नहीं होती। तो कैसे गारंटी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको नकारा। जो तो अब तक आपको मालूम हो गया कि एमएसपी को गारंटी करना बोले तो दूसरे फार्मर्स को नष्ट करना ही होगा, क्योंकि हमारा लैंड इक्वल नहीं है, हमारा पॉलिसीज अलग है। ये स्टेट सब्जेक्ट होने के वजह से इसको ये एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, ये मार्केट पॉलिसी है। तो इसको एमएसपी गारंटी करना बोले तो एक को बेनिफिट देना स्मॉल फार्मर्स को, इसको एमएसपी पे जो नहीं आते उनको धोखा देना होता है। इसलिए गवर्नमेंट इसे एमएसपी को गारंटी नहीं देती। गारंटी देती तो सब। आपको एक और बात भी मालूम करना पड़ता है, जो भी हमारे तुर दाल उर दाल पल्सेस होती है, वेजिटेबल्स होती है, इन खेतियों को एमएसपी लागू नहीं होती, क्योंकि ये लोग जब मार्केट में लाते हैं, अब तक जो हुआ आपको बता रही हूँ, जब तक ये मार्केट में लाते हैं, जो ट्रेड लाइसेंसर्स वो मार्केट में खरीदते हैं, वो लोग बाहर आके इसको बिलो एमएसपी से ही तुर दाल ये सब खरीदते हैं। वेजिटेबल से सब लोग जो जितना उनका मन लगाया उतना रेट बोल के इन फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स से ये फसल का खरीदते हैं। तो ये किसी ने ये मुद्दे को नहीं उठाया कि पल्सेस को भी एमएसपी पे नहीं लेके आना। मगर पल्सेस को ऐसा एमएसपी नहीं लेने आने का वजह बहुत सोचने की विषय है। मगर आपको बता रही हूँ, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, ये सब ये एमएसपी के तहत थोड़ा आइटम्स है, मेजर आइटम्स इस एमएसपी को नहीं लागू होती है। इससे अब हम सेकंड डाउट पे ऊपर चलेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें एपीएमसी मंडी
एक बार एपीएमसी मंडी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो एपीएमसी मंडी ऐसे ही निकाल दे, ऐसे ही कैंसिल होंगे और उसके साथ एमएसपी भी कट हो जाएंगे। इस बात में तो उमर जी ने बताया कि ऐसा एपीएमसी मंडी को हम नहीं छूते, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के तहत स्टेट गवर्नमेंट में आती है। ये एपीएमसी एक्ट ऑलरेडी है और एपीएमएलसी एक्ट 2070 के भी है, जिसमें लाइफ स्टॉक्स बोले तो ये फिशरीज ऐसा बातें हैं ना, उसके लिए भी ऑलरेडी कानून है। तो ये एपीएमसी मंडी में कैंसिल होना असंभव है। जो जब तक ये बात बोल रही है खरीदने और बेचने की फ्रीडम दे रही है। आप एक बार जो इस बिल का टाइटल ही देख लीजिए। अब ये एक एक लॉ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका डाउट्स क्या है और ये लॉ क्या बोल रही है। पहली एग्रीकल्चर बिल रिफॉर्म बिल जो लाया गवर्नमेंट ने, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इससे ये मालूम होती है कि बैरियर फ्री इन लोगों को कुछ अब तक तो जो भी फार्मर कुछ फसल बेचना है तो वो मार्केट के थ्रू लाइसेंस्ड फार्मर की तरह या पान कार्ड से जो भी प्राइवेट जो भी ट्रेडर होते हैं उसको बेचते थे। मगर इसमें लार्ज स्केल और मीडियम लार्ज स्केल फार्मर्स ही इसका एमएसपी का फ़ायदा उठा के मंडी में उन लोगों का अपना फसल ट्रेडर्स को बेचते थे। मगर जो हम लोग जब भी हम मार्केट जाएंगे तो हम लोग छोटे छोटे फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, वो लोग बाहर ही अपना जो भी 1 टन to 2 टन या 50 बिलो टन ऐसा जो भी फार्मर का प्रोडक्ट है वो अपना ही ट्रैक्टर में रख के वो वहीं पे बैठे रहते हैं। दिनों दिन 10 दिन 12 दिन ऐसा बैठते रहते हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों का ट्रेड नहीं होता, इन लोगों को एंट्री ही नहीं मिलती मार्केट यार्ड में। तो ये लोग प्राइवेट पार्टी को अब तक जो 70 ईयर से आ रहा है, अब तक वो स्मॉल फार्मर्स बाहर के लोगों को ही बेचकर अपना फसल बेचकर चले जाते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट्स भी के 1 क्विंटल 10 क्विंटल नहीं तो 50 क्विंटल ऐसा ही होता है। जबकि लार्ज फार्मर मीडियम स्केल फार्मर्स का बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोग गारंटी वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं एपीएमसी मंडीज़ में और उन लोगों का ये एमएसपी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब तक 70 ईयर्स में जो एमएसपी का ये नाटक चल रहा है, ये कभी स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिला। मगर इस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स से गारंटी एमएसपी नहीं है, तो भी एमएसपी तहत से प्राइवेट आर्मी से इन लोग स्मॉल फार्मर्स जो बाहर एमएसपी मार्केट्स में अंदर जा नहीं पाता, वो कंपलसरी इसी व्यवसाय क्षेत्र में इसी मार्केट में बेचने की ज़रूरत नहीं, वो इंट्रास्टेट दूसरे राष्ट्र में भी जाकर अपना फसल बेच सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो कंप्लेंट उठा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन देगा, इस बिल में कहे गए कि द फार्मर्स विल नॉट बी चार्ज्ड एनी सेस or leeway by state to produce will not have any transport cost। इस ट्रांसपोर्ट कास्ट नहीं होगी बोल के ये बिल बोल रही है। तो ऐसा बेनिफिट बिल को क्यों नकार रहे हैं आप लोगों को, इसमें कितना पॉलिटिकल साजिश है आप लोग समझने की ज़रूरत है। इन लोगों का दूसरा है कि एपीएमसी यार्ड, एपीएमसी मार्केट, ये मंडी से एक बार प्राइवेट आ गए तो ये मंडी से अपने आप ही क्लोज आएगा और एमएसपी में। तो डर किसको है? लार्ज स्केल फार्मर्स और मीडियम स्केल फार्मर्स को डर है। इसमें स्मॉल स्केल फार्मर्स को कुछ डर है, क्योंकि अब तक तो वो एमएसपी का नाम ही नहीं जानते। क्योंकि हमने बताया कि शांत कुमार कमेटी ने बोला 14% लोग ही फार्मर्स ही इंडिया में एमएसपी का लाभ उठा रहे, रिमेनिंग ये परसेंट लोग 80% लोगों को इसको मालूम ही नहीं कि एमएसपी क्या होती है, किसको बेचना है। वो तो ये लोग जो दिल्ली में बैठ रहे हैं वो लैंडलॉर्ड्स है, कोई साधारण फार्मर नहीं है।
तो ये आपको इसका ये लॉस अपने आप नहीं आया। एपीएमएलसी एक्ट 2017 जो लाइव स्टॉक्स पे भी, जो फिशरीज और लाइव स्टॉक्स बोले तो जो किसान का पास में होते हैं ना, गाय बफेलो ये सब होते हैं ना, और ये चिकन वो सब होते हैं ना, इस लाइव स्टॉक्स का बारे में भी इसे ऐसे ही ला एपीएमएलसी एक्ट, इसमें सारा यही बात वहाँ पे लिखा। बोले तो वो भी ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब स्मॉल खेती फार्मर्स को जहाँ जो रातों दिन 12 दिन 11 दिन 20 दिन तक वो मार्केट में अपना फसल लेके सो जाना पड़ता था, अब उनको अब ये परेशानी नहीं होती। इसे यहाँ पे ज़्यादा है तो दूसरे राष्ट्र में चले जा सकते हैं, नहीं तो दूसरे प्राइवेट प्लेयर को ये अपना ट्रेड कर सकता है। ऐसा स्मॉल फार्मर्स को ये बेनिफिट होने वाला है। जो हम दिल्ली में कर रहा है वो स्मॉल फार्मर्स नहीं है, क्योंकि वही लोग एमएसपी का लाभ उठा रहे। तो इन लोगों का डाउट था ये, मगर अभी ये स्मॉल फार्मर्स वेयर हाउस कोल्ड पर प्राइवेट प्लेयर्स आए तो वो लोग कैसे भी वेयर हाउस का कोल्ड स्टोरेजेस ये सब बढ़ाएंगे, तब ये पेरिशेबल बोले तो ये जो ख़राब नहीं होता है वो चीज़ों को ये लोग वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज और वहाँ पे बेच सकते हैं। तो डायरेक्टली फार्मर्स वहाँ जाकर बेच सकते हैं। अब तक क्या था, ऐसा नहीं जाने का ऑर्डर था, वो लोग ऐसा नहीं जा सकते किसी और के पास। वो कभी भी बेचना है तो मार्केट में ही बेचना है, मार्केट खाली नहीं होती। तो स्मॉल फार्मर्स वही लाइसेंस ट्रेडर्स को बाहर आके दूसरे दाम पे उन लोगों को खरीद कर बेच देते थे। ऐसा उन लोगों स्मॉल फार्मर्स सुइसाइड करने का ज़्यादा दर थी। ये तो इन लोगों का फर्स्ट बिल जो प्रोड्यूस और ट्रेड कॉमर्स और एपीएमसी एमएसपी का ये डाउट्स जो जता रहे वो सारे गलत है। एमएसपी कंपल्सरी करने से नोटिफाइड ये लार्ज स्केल फार्मर्स जो है उनको एपीएमसी एक्ट में अपना रजिस्टर करना पड़ता है, तो काला धंधा नहीं हो सकता है, करप्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग एमएसपी को और एपीएमसी मंडीज़ को भरने, मगर ये लोग स्मॉल फार्मर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अब जो रह गई है दूसरा बिल, ये आपको ये फर्स्ट बिल में और इनका डाउट थोड़ा है, आप लोग जान लीजिए। अलाउ बिल, ये बिल क्या करती है, बेनिफिट टू लार्ज फार्मर्स एमएसपी में उन्हें बोल दिया, मगर ये ट्रांसपोर्ट चार्ज खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती बोल के इस बिल में है ये। और शांता कुमार कमेटी का बारे में बोला, और डाउट इनको क्या है बोले तो ये फर्स्ट बिल में प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेड का बिल में इनको डाउट है कि गवर्नमेंट विल गेट आउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये गवर्नमेंट इससे बाहर हो जा सकती है जब प्राइवेट प्लेयर आया। सो एपीएमसी मार्केट यार्ड से ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भी खरीदती थी फसल वो नहीं खरीदेंगे बोल के लार्ज फार्मर्स को अब डर बैठ गया। मगर इनको एक ये बात भूल जा रहे हैं कि एमएसपी गारंटी मांगने वाले ये भूल जा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि एपीएमसी मंडीज नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें लाइव स्टॉक्स का भी लॉ भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, तो ये असंभव होगा। मगर इन लोगों को कंपलसरी एमएसपी करने से बोले तो एमएसपी क्या ऐसा डिपेंड होता है, अगर वेदर अच्छा है, इनका फसल बम्पर क्रॉप आया तो इन लोगों को एमएसपी और एमएसपी से ज़्यादा रिटेल में मिलती है। मगर ये कांस्टेंट होना नहीं हो सकता, क्योंकि कभी मानसून्स की वजह से, कभी साइक्लोन्स की वजह से इनको चली जाती है, तो तब भी इतनी ही रेट में तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, इसलिए ये कंपलसरी नहीं हो पाएगा। अप एंड डाउन होए तो इन लोगों का डाउट है कि जब साइक्लोन ऐसा इफेक्ट आकर अगर फसल अच्छा नहीं होगा तो तब प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे, और गवर्नमेंट एपीएमसी मंडी नहीं निकाल दे तो वो भी नहीं खरीदेंगे, ऐसा लॉस बोल रहे हैं। मगर इनको
मगर ये लोग ये भूल जा रहे हैं अब तक 70 इयर्स में जो सब्सिडीज़ जो एमएसपी अब तक कंटिन्यू आ रहा है, ये सब देने के बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो शिवसेना इसको अपोज कर रही है, उनके स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स सुइसाइड किया। बोले तो जो इनका डर है एक डर ही है, वास्तव में नहीं है। जो सब्सिडीज़ देने से पर भी एमएसपी रहने पर भी जो लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं उसका समाधान निकालना है, मगर वो लोग वो नहीं पूछ रहे हैं। मगर ये झंझट में जो राजनीति हो रही है, इनको समझना है कि महाराष्ट्र में हाईएस्ट सुइसाइड है इस देश में। जो 1 घंटे में एक फार्मर क्यों मारा जा रहा है उसमें सोचने की बात है। वो मरे जो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एमएसपी स्मॉल फार्मर्स को इफेक्ट ही नहीं थी। ऑल ओवर इंडिया एमएसपी एक ही तरह नहीं लागू होती है, इसीलिए उनका प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, ये स्टेट्स जानने की ज़रूरत है। अब इस बिल से क्या फ़ायदा होता है कि स्मॉल फार्मर्स वही मार्केट के पास बाहर खड़ा रह के भीख मांगने से वो किसी प्राइवेट प्लेयर को एमएसपी से ज़्यादा या अपने दाम पर इनको बेचकर जल्दी घर से जा सकते हैं। एक प्रॉफिट पे और ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। ये पहले बिल का सवाल और डाउट्स का था। जो चना और उर्द पल्सेस जो बोल रही हूँ, ये लोग मार्केट में एमएसपी से बिलो ही अब तक फार्मर के से खरीद रहे हैं। ये एमएसपी पल्सेस को अप्लाई नहीं होती और जो एडिबल ऑयल्स है उस पर अप्लाई नहीं होती। तो ये प्रमोशन ऑफ फैसिलिटेशन फॉरेन ट्रेड बिल का फर्स्ट बिल का ये लोग जो नकार रहे हैं वो गलत है। जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो लार्ज फार्मर्स है। ये एमएसपी स्मॉल फार्मर्स को कुछ लाभ ही नहीं देती है। इसको सब फार्मर्स को अगर एकजुट में लाना है तो ये बिल होना ज़रूरी है, क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स आके जब एमएसपी उन लोगों को तो मालूम हो पड़ता ना एमएसपी क्या है, एमएसपी कितना है। ई नाम की तरह देश भर में एमएसपी का वो लोग चेक कर सकते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर आए तो ये लार्ज स्केल मीडियम लार्ज स्केल फार्मर्स क्या बोल सकते हैं, एमएसपी से ज़्यादा मांग सकते हैं। अगर प्राइवेट प्लेयर वो दया तो वो जल्दी से जल्दी एपीएमसी मार्केट यार्ड खाली होती है, तब स्मॉल फार्मर्स को एंट्री मिलती है। तब तक ये एंट्री नहीं मिलेगी, तब तक ये स्मॉल फार्मर्स को एमएसपी से दूर ही रह जाएगा और ये 14% का ये लार्ज स्केल फार्मर्स जो लाभ उठा रहे वो ही कंटिन्यू होंगे। इसीलिए ये लोग इससे डर रहे हैं ताकि कंपटीशन बढ़ ना जाए। तो सेकंड बिल के बारे में जानेंगे। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स बिल। यहाँ पे प्राइस एश्योरेंस की बात की हो रही है। ये लोग एमएसपी के पीछे बढ़ रहे हैं क्योंकि एमएसपी लार्ज फार्मर्स मीडियम लार्ज स्केल फार्मर्स को ही लाभ होती है। इसीलिए वो एमएसपी का गारंटी देने के लिए केंद्र के पीछे पड़ गए। तो इसका डाउट्स क्या है इन लोगों का बोले तो प्रोटेक्शन विल भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोल रही है। तो अब तक स्मॉल के लार्ज स्केल फार्मर्स एपीएमबी मंडी से जो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से क्या उनको डर है कि दो प्राइवेट प्लेयर के इनके बीच में अगर लीगल एग्रीमेंट हो गया तो भी वो लोग ज़्यादा स्मार्ट रहेंगे। हमको इतना ये लॉस में बारे में नहीं मालूम पड़ता, तो इसलिए हमको एक क्या बोले उन लोग एक स्पेशल फोरम होगी जो इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो भी डाउट्स आए जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए उसको सॉल्व करेंगे। मगर ये लोग अब जो आंदोलन करने वाले लीडर्स बोले हमको कोर्ट्स का भी अलाउ होना चाहिए, तो तोमर जी ने अलाउ कर दिया। तो इनका ये प्राइवेट प्लेयर से ये लोगों का नष्ट होगा। ये बोले तो ये अकेला इंडिया में ही लागू नहीं हुआ, ये वेनेजुएला जैसे देशों में भी ऐसा लीग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहाँ पे भी डाउट्स है। मगर डाउट्स का सॉल्यूशन जब प्रैक्टिस में होगा तब मालूम पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये डाउट्स ही रह जाएंगे। तो कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, ऐसा तोमर जी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं बोले तो
ये जेन्यून वन डाउट है। उन लोगों को प्राइवेट प्लेयर्स कैसे भी एमएसपी से नीचे खरीदने की ट्राई करेंगे, उससे भी हमको नष्ट होगा। मगर इस लॉ से गारंटी ये क्या होती है कि भी वो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट में जाते वक्त कितना दाम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, वो नेशनल कैलामिटीज आने से भी कुछ होने से भी इसका फसल का रेट उतना ही देना पड़ेगा, इसको गारंटी देती है गवर्नमेंट। तो डाउट रह गया वो लीगल आर्गुमेंट्स का, उसका कोर्ट्स को एक्सेप्ट करने हैं। मगर इस प्रैक्टिस में गए तो स्मॉल फार्मर्स को बहुत लाभ होगा, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठा के किसी राष्ट्र और पे जा नहीं सकते, उन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ़ायदा होगा। तो ये सेकंड बिल का इनका डाउट भी एक जेन्यून था, कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट वो तो हो गया। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लीगल फार्मिंग एक नया नहीं है, सब देशों में ये हो रहा है। और जो थर्ड बिल था वो एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये अमेंडमेंट है, बोले तो ये प्रीवियस जो 70 ईयर से ये लागू ही हो रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू हो रहा है, इसमें जस्ट अमेंड किया। ये अमेंड क्या बोलती है कि अब ये तीनों बिल लागू हुए तो प्राइवेट और फार्मर के बीच चलने वाली ये धंधे से गवर्नमेंट ये एसेंशियल कमोडिटीज से ये सारे जो एमएसपी लागू होने वाले क्रॉप्स को निकाल देती है। ये हर वक्त ये एक्चुअली ये अब तक जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये हर वक्त लागू नहीं होती। एक एग्जांपल बोलती हूँ, सपोज़ ऑनियंस प्राइस बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ती है? कहीं पे भी जो लोग खरीदते हैं वो ट्रेडर्स आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं। बोले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियंस 20-30 टन से ऐसा खरीद के वो छुपा देते हैं, और छुपा दे देने के बाद वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं है और मार्केट में नहीं छोड़ते हैं। तब क्या होता है, ऑनियंस का रेट बढ़ जाती है। तब ये इस डिमांड पे ये लोग बेचते हैं। तब तक 20 रुपीज़ था, वो अब 100 रुपीज़ बन जाएगा। तब गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत से इन्वॉल्व होती है। इस एक्ट के तहत से इन्वॉल्व होके क्या करती है, ये आर्टिफिशियल डिमांड को खराब करके सब अवेलेबिलिटी देखती है। जैसे रिसेंट में हमको सैनिटाइज़र्स और मास्क का भी ऐसा एसेंशियल कमोडिटी पे रखा, ताकि सब लोग कम दामों में ये सब पाए और इसको मास्क पहने, इसको खरीदारी के रेट में रखे। इसलिए ऐसा जब ज़रूरत पड़ी है तब ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। इसमें डाउट है क्या है कि ये डाउट भी झूठी है, ये इनका शिकायत भी झूठी है, क्योंकि ये सालों साल से आ रही है। इसमें जस्ट अमेंड क्या किया कि अब से ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो लिस्ट था वो लिस्ट को से बाहर उस लिस्ट को कैंसिल करेगी। तो जब ज़रूरत बोले तो वो लिस्ट बनाएंगी, जब ज़रूरत नहीं है तो वो लिस्ट निकाल देगी। कम है। तो इस बिल में क्या किया, अगर कोई सपोज़ ऑनियन प्राइस है, वो अगर मार्केट के रेट से 50% एबव हो गई तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, इसको आर्टिफिशियल डिमांड से निकाल देगी। ये एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में ऐड करके सबको भरपूर मिलने के बाद में इस ऑनियन को इस लिस्ट से निकाल देगी। कब केंद्र इसमें इन्वॉल्व होगी, जब इसका रेट 50%, 25 रुपीज़ का ऑनियन अगर 50 रुपीज़ बोले तो 70-100 रुपीज़ में आ गई, तो तब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होके ये फिर से इसको एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में लाती है। नहीं तब फिर से इसका मार्केट प्राइस ये आर्टिफिशियल डिमांड बनाने वाले ट्रेडर्स को चाटा बनेगी और इसको सप्लाई और डिमांड को इक्वलाइज करेगी। तो इनका भय है कि जो भी अब तक लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है, अगर ये 50% बढ़ गया तो कॉमन मैन को इसको इफ़ेक्ट करेगी। मगर इसमें इफ़ेक्ट क्यों एक 25 रुपीज़ अगर 50 रुपीज़ बढ़ गई है तो तभी गवर्नमेंट आती है। तो
कॉमन मैन का पॉकेट में इफ़ेक्ट होगा बोल के बोल रहे हैं। मगर ये जब ये प्राइवेट ट्रेडर्स ये सब होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का प्रॉफिट स्मॉल फार्मर्स को मिलने वाली है। फार्मर्स में थोड़ा लाभ ये लोग भी लेंगे, मगर इस कॉमन मैन में सैलरीज बढ़ इसके कास्ट इफेक्ट बढ़ी है तो सैलरीज भी ऑटोमेटिक बढ़ती है। इसके लिए हम लोगों को स्मॉल फार्मर्स को धोखा देना, एमएसपी को गारंटी देना और ये आर्टिफिशियल डिमांड्स के लिए जो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो लिस्ट है वो कंटिन्यू करना ये गलत होगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तभी आना है। और रेट्स अगर 50% से अबव चले गए तो हमको एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, मगर 25 to 50% जब 25 रुपीज़ से 50% की रेट बढ़े से तभी इन्वॉल्वमेंट होने तो कॉमन मैन के पॉकेट में ज़्यादा ये सब प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे बोल के इनका डाउट है। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो हम एमएसपी के द्वारा नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ी है तो ये प्राइवेट प्लेयर्स जो लाभ में बेच रहे हैं उनके द्वारा जब बढ़ी तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली पे कमीशन के द्वारा कॉमन सिटीजन को भी अपना सैलरीज बढ़ाने की पूरी आवश्यकता है। इन तीनों के लाभ, जो लाभ नहीं है वो व्यापार नहीं करेंगे, जो लाभ कितना है वो लोग इस कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से तय भी किया। इतना लाभ से अगर ज़्यादा हो गए तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती है। अब हमको इस एक्ट्स अब तक नहीं है, फिर भी हमको ऑनियंस 25 रुपीज़ से 17 रुपये होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन और सप्लाई में के बीच में जो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने वाले कभी होंगे, कभी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से भी ये डिमांड बढ़ती है। सभी टाइम आर्टिफिशियल डिमांड की वजह क्रिएट करने वाले ये ट्रेडर्स की वजह से ही प्राइजेस नहीं बढ़ती है। कभी नेचुरल कैलामिटीज़ आके जब फसल नहीं उगती है तब भी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती है। तो ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये बिल कैबिनेट में बनाया गया, सब पार्टीज़ ने इसमें इन्वॉल्व होके ये बिल लाई गई, इन पे बातचीत हुई, फिर भी ये लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं बोले तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस है, शिवसेना अपोजिशन है, यहाँ पे केसीआर का अपोजिशन चल रहा है, ये लोग हरियाणा पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसीलिए ये लोग इसको नकार रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो ने तो कनाडा में अब इलेक्शंस है, इसीलिए वो भी इसमें बातचीत कर रहे हैं। और सिख को खिलाफत खालिस्तान मूवमेंट का ये जो बढ़ावा देने का साजिश फॉरेन साइल से यहाँ पे आ रही है, इसको नकारना है। ये भारत बंद का ड्रामा में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारा का सारा जब प्रैक्टिकल में आएगा तो स्मॉल फार्मर्स को बहुत लाभ होगी। यही वजह से ये कंपटीशन को डर की वजह से लार्ज और मीडियम स्केल फार्मर्स डर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। होप आप सबको इनका डाउट और उसका समाधान मिल गया होगा। और हम देखेंगे दिसंबर 9 को क्या गवर्नमेंट अपना प्रपोज़ल लेके आएंगे, इनके सामने क्या तीनों बिल वापस लेंगे या इनको ही समझा के घर भेज देंगी। ये दिसंबर 9 को तय होगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।